Friends, from today we are going to start on machine design interview questions and answer। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मशीन डिजाइन के क्वेश्चन और आंसर। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी मशीन डिजाइन इसमें कवर किए हुए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है जैसे कि डिफाइन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल enabling it to be drawn into wire. With the application of tensile force, it must be both strong and plastic. It is usually measured in terms of percentage elongation and reduction in area. Example है निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है, इसका उस प्रॉपर्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम वायर को बना कन्वर्ट कर सके, जिसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। और इसका इस्तेमाल ये जो होता है टेंसाइल फोर्स में जनरली इसका यूज होता है। और इसका डिनोटेड जो करते हैं हम मेजर करते हैं परसेंटेज में करते हैं, परसेंटेज एलोंगेशन और रिडक्शन इन एरिया में करते हैं। जिसका एग्जाम्पल है निकल, एल्यूमिनियम और कॉपर। और ये जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, ये मटेरियल सभी डक्टिलिटी में आते हैं, इनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन डक्टिलिटी, तो आंसर हो जाएगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल enabling it to be drawn into wire with the application of tensile force. It must be both strong and plastic. It is usually measured in terms of percentage elongation and reduction in area. Example nickel, aluminum and copper. सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फटीक, फटीक को डिफाइन करना है। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इट fails at stresses below the yield point stress, such type of failure of the material is called fatigue। इसमें पूछा गया है फटीक क्या है, तो फटीक हम उसको बोलते हैं उस मटेरियल में जिस मटेरियल में रिपीटेड स्ट्रेस हो। रिपीटेड स्ट्रेस के बारे में जाने, ठीक आएगा। उसमें क्या होता है, जब जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस यील्ड पॉइंट स्ट्रेस पर लगने के बाद भी स्ट्रेस फेल कर सकता है, उस फेलियर मटेरियल को फटीग बोलते हैं। तो क्वेश्चन है व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इट फेल्स एट स्ट्रेसेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, सच टाइप ऑफ फेलियर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहलाता है, इसको डिफाइन करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है। आनुपातिक रूप होता है मैक्सिमम स्ट्रेस का, अधिकतम जितनी स्ट्रेस है वो, और वर्किंग स्ट्रेस जो है उसका, दोनों का आनुपातिक रूप को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो है हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आंसर हो जाएगा दिस आंसर द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम स्ट्रेसेस टू वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला इसका ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट क्या कहलाता है, एंडोरेंस लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस दैट द स्टैंडर्ड specimen can sustain an infinite number 106 of cycles without failure। एंडोरेंस लिमिट जो होती है वो अधिकतम वैल्यू होती है कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस के फॉर्म में, और इसका स्टैंडर्ड जो स्पेसिमेन वो इनफाइनाइट नंबर होता है 106 होता है, और ये विदाउट फेलियर्स होता है। तो क्वेश्चन है डिफाइन एंडोरेंस लिमिट, तो हो जाएगा एंडोरेंस लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस दैट द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन एन इनफाइनाइट नंबर 106 ऑफ साइकिल्स विदाउट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या है, तो आंसर हो जाएगा इफ द टाइम ऑफ लोड एप्लीकेशन इज लेस देन 1/3 ऑफ द लोवेस्ट नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्ट इट इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड वो होता है जब वाइब्रेशन के समय जो 1/3 टाइम ऑफ लोड जो होता है वो 1/3 होता है, 1/3 से कम होता है, उसको हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ द टाइम, क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पैक्ट लोड, तो आंसर हो जाएगा इफ द टाइम ऑफ लोड एप्लीकेशन इज लेस देन 1/3 ऑफ द लोवेस्ट नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन।
of the part, it is called an impact load. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फेसेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस के लिए कौन कौन से फेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि आंसर इसका हो जाएगा द वेरियस फेसेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस आर, फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड सिंथेसिस, फोर्थ एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, फिफ्थ इवोल्यूशन और सिक्स्थ प्रेजेंटेशन। डिजाइन प्रोसेस के लिए ये फेस होते हैं recognition of need, definition of problem, synthesis, analysis and optimization, evolution और रिप्रेजेंटेशन। ये होते हैं वेरियस फेसेज। क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फेसेज ऑफ डिजाइन प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा इसका द वेरियस फेसेज ऑफ डिजाइन प्रोसेस आर रिकॉग्निशन ऑफ नीड, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, इवोल्यूशन और प्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड दैट कैन एक्ट ऑन मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट में कौन कौन से प्रकार के लोड का यूज होता है, तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट लोड्स ऑन मशीन कंपोनेंट्स आर स्टेडी लोड, वेरिएबल लोड, शॉक लोड, इम्पैक्ट लोड। चार लोड हैं इसमें, स्टेडी लोड, वेरिएबल लोड, शॉक लोड और इम्पैक्ट लोड। ये मशीन कंपोनेंट में इसका यूज होता है। तो इसमें पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स दैट कैन एक्ट ऑन मशीन कंपोनेंट। आंसर हो जाएगा डिफरेंट लोड्स ऑन मशीन कंपोनेंट आर स्टेडी लोड, वेरिएबल लोड, शॉक लोड, इम्पैक्ट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आर लोड, सरफेस फिनिश, साइज, टेम्परेचर, इम्पैक्ट, रिलिएबिलिटी। ये जो फैक्टर है ये फैक्टर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पर अफेक्ट करते हैं। कौन सा, लोड जो कि सरफेस फिनिश पर है, साइज, टेम्परेचर, इम्पैक्ट, रिलिएबिलिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्ट्रेसेस। वेरिएबल स्ट्रेस के कौन कौन से प्रकार, इसमें आ जाएगा वेरिएबल स्ट्रेस टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्ट्रेस कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस। कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस होता है, इसको हम साइक्लिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, रिपीटेड स्ट्रेस, ये तीन प्रकार के स्ट्रेसेस का यूज होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्ट्रेसेस, तो आ जाएगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्ट्रेसेस आर कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और रिपीटेड स्ट्रेस। ये इसके टाइप बताएगा स्ट्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेड स्ट्रेस एंड रिवर्स्ड स्ट्रेस। आपको इसमें रिपीटेड स्ट्रेस और रिवर्स स्ट्रेस के बीच का अंतर बताना, डिफरेंस क्या होता है। तो आ जाएगा रिपीटेड स्ट्रेस रिफर्स टू अ स्ट्रेस वेरिंग फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम नेचर, और रिवर्स स्ट्रेस जो होता है उसमें होता है अब साइक्लिक स्ट्रेस वेरीज फ्रॉम वन वैल्यू ऑफ टेंशन टू द सेम वैल्यू ऑफ कंपेरिजन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, रिपीटेड स्ट्रेस जो होता है, रिपीटेड स्ट्रेस होता है वो होता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम नेचर। अगर सेम नेचर है तो उसमें 0 टू मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है। और रिवर्स स्ट्रेस जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रेस है, इसमें वन वैल्यू से आप टेंशन टू द सेम वैल्यू ऑफ कंपेरिजन होता है, तो इसको हम रिवर्स स्ट्रेस बोलते हैं। रिपीटेड स्ट्रेस एंड रिवर्स स्ट्रेस। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेड स्ट्रेस एंड रिवर्स स्ट्रेस। सबसे पहले रिपीटेड स्ट्रेस है, रिपीटेड स्ट्रेस रिफर्स टू अ स्ट्रेस वेरिंग फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम नेचर। और रिवर्स स्ट्रेस ऑफ साइक्लिक स्ट्रेस वेरीज फ्रॉम वन वैल्यू ऑफ टेंशन टू द सेम वैल्यू ऑफ कंपेरिजन। ये डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये हमारे पास है द टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फर्स्ट है डक्टाइल फ्रैक्चर, दूसरा है ब्रिटल फ्रैक्चर। क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है इंटरव्यू में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, तो आपको बताना द टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आर डक्टाइल फ्रैक्चर एंड ब्रिटल फ्रैक्चर। इसमें क्वेश्चन कोई पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रिटल फ्रैक्चर एंड डक्टाइल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर और डक्टाइल फ्रैक्चर में डिफरेंस बताना, तो आपको इसमें बताना फर्स्ट आ जाएगा इन ब्रिटल फ्रैक्चर में आता है क्रैक ग्रोथ, इट अप
टू अ स्मॉल डेप्थ ऑफ द मटेरियल। मटेरियल होता है, इसमें जब क्रैक होता है तो इसमें क्या होता है, छोटी डेप्थ आती है, स्मॉल डेप्थ आता है। और जो डक्टाइल मटेरियल होता फ्रैक्चर होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रेजेंट एट हायर डेप्थ। अगर इसमें क्रैक आता है इसकी डेप्थ जो होती है हाई आती है और इसकी जो डेप्थ होती है स्मॉल आती है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रिटल फ्रैक्चर एंड डक्टाइल फ्रैक्चर, तो ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है, जब अगर कोई क्रैक आता है तो क्रैक का उसका जो डेप्थ होगी वो उसकी छोटी होगी, कम क्रैक आएगा। और जो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है उसकी क्रैक जो होगी उसका जो डेप्थ हो आएगी वो ज़्यादा बड़ी आएगी। तो आएगा इन ब्रिटल फ्रैक्चर क्रैक ग्रोथ इज अप टू a स्मॉल डेप्थ ऑफ दिस मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर में आ जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रेजेंट टू अ हायर डेप्थ। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज द इंक्रीज इन लोकल स्ट्रेसेज एट पॉइंट ऑफ रैपिड चेंज इन क्रॉस सेक्शन और डिसकंटिन्यूअस। और जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस एट क्रिटिकल सेक्शन टू द नॉमिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है लोकल स्ट्रेस को इंक्रीज करता है पॉइंट को, और रैपिड चेंज इन क्रॉस सेक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होता है। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस एट क्रिटिकल सेक्शन और नॉमिनल स्ट्रेस, दोनों का जो अनुपातिक रूप होता है उसको हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं। इसमें पूछा गया है स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, इसको बीच में डिफरेंस बताना है, डिफाइन करना है। तो आपके पास आ जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज द इंक्रीज इन लोकल स्ट्रेसेस एट पॉइंट ऑफ रैपिड change of cross section are discontinuous. Stress concentration factor is the ratio of maximum stress at critical section to the nominal stress। ये दोनों का डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइज फैक्टर इन एंडोरेंस स्ट्रेंथ। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है साइज फैक्टर के बारे में एंडोरेंस स्ट्रेंथ में। तो आ जाएगा आंसर होगा साइज फैक्टर इज यूज्ड टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ साइज ऑन एंडोरेंस स्ट्रेंथ। अ लार्ज साइज factor will have more defects compared to a small one, so endurance strength is reduced if k is this size of factor, then actual endurance strength equal to फार्मूला हो जाएगा endurance लिमिट इंटू k। जो एंडोरेंस लिमिट होती है और जो के होता है जो साइज फैक्टर होता है जिसका मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम एक्चुअल एंडोरेंस स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइज फैक्टर इन एंडोरेंस स्ट्रेंथ। तो आ जाएगा आंसर साइज फैक्टर इज यूज्ड टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ साइज ऑन एंडोरेंस स्ट्रेंथ। अ लार्ज साइज object will have more defects compared to small one, so endurance strength is reduced if k is the size factor, then इसका फार्मूला हो जाएगा एक्चुअल एंडोरेंस स्ट्रेंथ का theoretical endurance strength into k where k is equal to size factor। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रेक थ्योरी, स्टेट द कंडीशन ऑफ क्रेक थ्योरी। इसको हम क्रेक थ्योरी कैसे समझेंगे, तो क्रेक कैन प्रोपेगेशन इफ द एनर्जी रिलीज रेट ऑफ क्रेक इज ग्रेटर देन क्रेक रेजिस्टेंस। a crack can propagate if the energy released rate of crack is greater than crack resistance। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोड्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के कौन कौन से मोड होते हैं, तो द डिफरेंट मोड ऑफ फ्रैक्चर आर फर्स्ट मोड फर्स्ट है ओपनिंग मोड, डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू क्रैक सरफेस। सेकंड मोड है मोड सेकंड स्लाइडिंग मोड, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इन द प्लेन ऑफ द प्लेट। थर्ड मोड है टीयरिंग मोड कहलाता है, ये होता है आउट ऑफ प्लेनर में शियर। आपको इसमें जो बताया गया है ये बताया गया है कि जो फ्रैक्चर के मोड होते हैं वो तीन होते हैं। मोड वन ओपनिंग मोड कहलाता है जिसके अंदर पढ़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू क्रैक सरफेस। मोड सेकंड होता है वो स्लाइडिंग मोड होता है, इसमें पढ़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट इज इन द प्लेन ऑफ द प्लेट। मोड थर्ड के बारे में पढ़ा जाता है, इसमें बताया जाता है इसको बोलते हैं टीयरिंग मोड, इसके अंदर आता है आउट ऑफ प्लेनर शियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What are the factors to be considered in the selection of material for a machine element? मशीन एलिमेंट में आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में कैसे जानेंगे, तो आ जाएगा while selecting a material for a machine element the following factors are to be considered. First, required material properties. Second, manufacturing is. थर्ड, material availability. फोर्थ, cost. चार जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं हमारे पास मशीन एलिमेंट में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए। कौन कौन से? रिक्वायर्ड, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग इज और मटेरियल अवेलेबिलिटी और कॉस्ट, ये चार आते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर अ मशीन एलिमेंट। तो आंसर हो जाएगा व्हाइल सिलेक्टिंग अ मटेरियल फॉर अ मशीन एलिमेंट द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड। फर्स्ट, required material properties. Second, manufacturing is. Third, material availability. Fourth, cost. Next question है what are various theories of failure. Failure of theories कौन कौन से होते हैं? Failure of theories are first, maximum principal stress theory. Second, maximum shear stress theory. Third, maximum principal strength theory. क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर। फेलियर ऑफ थ्योरी आपको बताना है कौन कौन सी होती हैं। तो द फेलियर ऑफ थ्योरीज आर फर्स्ट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकंड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। थर्ड, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। तीन जो थ्योरी होती है ये आती हैं फेलियर ऑफ थ्योरीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन अराइविंग एट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल होते हैं? तो आएगा द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अराइविंग एट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर फर्स्ट, मटेरियल प्रॉपर्टीज। सेकंड, नेचर ऑफ लोड्स। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस। फोर्थ है मोड ऑफ फेलियर। तो क्वेश्चन है लिस्ट आउट द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन अराइविंग एट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट हो जाएगा मटेरियल प्रॉपर्टीज, सेकंड नेचर ऑफ लोड्स, थर्ड प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस और फोर्थ हो जाएगा मोड ऑफ फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन की कुछ मेथड होती हैं, कौन कौन सी मेथड होती हैं? तो आ जाएगा सम ऑफ द मेथड्स आर अवॉइडिंग शार्प कॉर्नर्स, प्रोवाइडिंग फ्लैट्स, यूज ऑफ मल्टीपल होल्स इंस्टेड ऑफ सिंगल होल, अंडरकटिंग द शोल्डर पार्ट्स। ये आपको बताया गया है गिव सम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है? तो आ जाएगा सम ऑफ द मेथड्स आर फर्स्ट हो जाएगा अवॉइडिंग शार्प कॉर्नर्स, कॉर्नर को सॉल्व किया जाता है। प्रोवाइडिंग फ्लैट्स, यूज ऑफ मल्टीपल होल्स इन स्टेट ऑफ सिंगल होल, अंडरकटिंग द शोल्डर पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नोच सेंसिटिविटी, स्टेट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड नोच सेंसिटिविटी। नोच सेंसिटिविटी क्या कहलाता है? तो आंसर आ जाएगा नोच सेंसिटिविटी, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इज द डिग्री टू विच द थ्योरेटिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज एक्चुअली रीच्ड। ये हो जाएगा द रिलेशन हो जाएगा के एफ इक्वल टू 1 प्लस क्यू के टी माइनस 1। थ्योरेटिकल इफेक्ट जो होता है उसके हिसाब से आ जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा के एफ इक्वल टू 1 प्लस क्यू के टी माइनस 1। ये नोच सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट नोच सेंसिटिविटी। कौन नोच सेंसिटिविटी के लिए अफेक्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं? तो आ जाएगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग नोच सेंसिटिविटी आर फर्स्ट मटेरियल, सेकंड नोच रेडियस, थर्ड साइज ऑफ कंपोनेंट, फोर्थ टाइप ऑफ लोडिंग और फिफ्थ ग्रेन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट नोच सेंसिटिविटी। आंसर हो जाएगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग नोच सेंसिटिविटी आर मटेरियल, नोच रेडियस, साइज ऑफ कंपोनेंट, टाइप ऑफ लोडिंग, ग्रेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ गुडमैन एंड सोडरबर्ग डायग्राम। दे आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरिएबल स्ट्रेसेस, जिसमें यह बताया गया है कि गुडमैन और सोडरबर्ग डायग्राम का इस्तेमाल हम किस लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल जो होता है अलग अलग स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए हम गुडमैन और सोडरबर्ग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है
व्हाट आर इज द यूज ऑफ गुडमैन एंड सोडरबर्ग डायग्राम, तो आंसर हो जाए दे आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिएबल स्ट्रेसेज। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मेक एन एबिलिटी। It is the property of material which refers to a relative ease with which a material can be cut. It is measured in a number of ways such as comparing the tool life for cutting different material. अलग अलग मटेरियल के लिए जो कटिंग डिफरेंट मटेरियल होता है उसका टूल लाइफ के लिए मेक एन एबिलिटी का इस्तेमाल होता है। मेक एन एबिलिटी क्या कहलाती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच रिफर्स टू अ रिलेटिव ईज विथ विच अ मटेरियल कैन बी कट। इट इज measured in a number of ways such as comparing the tool life or cutting different material. नेक्स्ट है व्हाट इज एन एसन कर्व। एसन कर्व क्या होगा? हो जाएगा एसन कर्व हैज फटीग स्ट्रेस y एक्सिस एंड नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स इन x एक्सिस। इट इज यूज्ड टू फाइंड फटीग स्ट्रेस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स। तो आपको इसमें ये बताया गया एक एसन कर्व क्या होता है, व्हाट इज एन एसन कर्व। एसन कर्व हैज फटीग स्ट्रेस y एक्सिस and number of loading cycles in x-axis. It is used to find the fatigue stress value corresponding to a given number of cycles. Next question है what is curved beam? Curved beam क्या कहलाती है? तो in curved beam the natural axis does not coincide with the centroidal axis. क्वेश्चन है व्हाट इज कर्व्ड बीम, तो आंसर हो जाएगा इन कर्व्ड बीम द नेचुरल एक्सिस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइडल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल फॉर कर्व्ड बीम। कर्व्ड बीम के कुछ एग्जांपल बताना, तो ये जाएगा सी फ्रेम और क्रेन हुक। तो सी फ्रेम और क्रेन हुक होता है, ये एग्जांपल है कर्व्ड बीम का। क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल फॉर कर्व्ड बीम, आंसर हो जाएगा सी फ्रेम एंड क्रेन हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन क्या है? तो अ प्लेन विच हैज नो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस जिसमें नहीं लग रहा है उसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को कंसीडर कर रहा है उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, आंसर हो जाएगा अ प्लेन विच हैज no shear stress is called principal plane. The corresponding stress is called principal stress. Next question, write the bending equation. Bending equation क्या होती है? हो जाएगा the bending equation है, ये equation होती है, bending equation है m upon I equal to f upon y equal to e upon r। जो ये equation होती है bending equation आती है, जहाँ पर m equal to bending moment जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मिलीमीटर mm। आई यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी यूनिट होती है मिलीमीटर बेस टू 4। एफ होता है बेंडिंग स्ट्रेस जिसका यूनिट होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वाई होता है इसमें डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वाई होती है जिसकी यूनिट होती है मिलीमीटर mm। ई होता है यंग्स मॉडुलस, यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसकी यूनिट होती है mm। आपको ये होता है इक्वेशन जो बताई गई है बेंडिंग स्ट्रेस है, इसमें ये पूछा गया राइट द बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या है? तो हो जाएगा बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, जहाँ पर m है बेंडिंग मोमेंट जिसकी यूनिट है न्यूटन mm, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी यूनिट है mm बेस टू 4, एफ है बेंडिंग स्ट्रेस जिसकी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, y इक्वल टू है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस जिसकी यूनिट है mm, ई है यंग्स मॉडुलस जिसकी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसकी यूनिट है मिलीमीटर। तो ये आपको इसमें बताएगा बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन क्या है? तो टॉर्जन इक्वेशन ये टॉर्जन इक्वेशन ये होती है टी अपॉन जे इक्वल टू क्यू अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये होती है टॉर्जन इक्वेशन टी अपॉन जे इक्वल टू क्यू अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जहाँ पर टी है टॉर्जनल मूवमेंट जिसकी यूनिट होती है न्यूटन mm, जे है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी यूनिट है mm बेस टू 4, क्यू है शियर स्ट्रेस इन द एलिमेंट जिसकी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, आर है डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट जिसकी यूनिट है mm, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
जिसकी यूनिट है न्यूटन पर एम स्क्वायर। थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट जो रेडियन से डिनोट करते हैं, और एल है लेंथ ऑफ द शाफ्ट, इसकी यूनिट होती है mm। तो ये आपको बताया गया है टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन कौन सी होती है? ये होती है टी अपॉन जे इक्वल टू क्यू अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जहाँ पर टी इक्वल टू टॉर्जन मूवमेंट, टी इज दी न्यूटन और जे है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट हो जाएगी mm/4। क्यू इक्वल टू शेयर स्ट्रेस ऑफ द एलिमेंट, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm²। आर है डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट, इसकी यूनिट होती है mm। जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसकी यूनिट है न्यूटन पर mm²। थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसकी यूनिट होती है रेडियंस। एल है लेंथ ऑफ द शाफ्ट, इसकी यूनिट होती है mm। ये आपका इक्वेशन बताइए टॉर्जन इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन प्रोफाइल्स यूज्ड फॉर स्प्लाइंस इन मशीन एलिमेंट? मशीन एलिमेंट में स्प्लाइंस में कौन कौन से प्रोफाइल इस्तेमाल होते हैं? तो आ जाएगा द प्रोफाइल्स यूज्ड फॉर स्प्लाइंस इन मशीन एलिमेंट आर स्ट्रेट साइडेड स्प्लाइंस, ट्रायंगुलर स्प्लाइंस एंड वॉल्यूट स्प्लाइंस। तीन स्प्लाइंस का यूज होता है मशीन एलिमेंट में, स्ट्रेट साइडेड स्प्लाइन, ट्रायंगुलर स्प्लाइंस एंड वॉल्यूट स्प्लाइंस। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन प्रोफाइल्स यूज्ड फॉर splines in machine elements? So the profiles used for splines in machine elements are straight sided splines, triangular splines and involute splines. Next question है what type of threads are used for pressure tight joints and for power transmission? तो आंसर हो जाएगा पाइप थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर प्रेशर टाइट जॉइंट एंड स्क्वायर थ्रेड्स फॉर पावर ट्रांसमिशन। पाइप थ्रेड्स जो होता है, पाइप की जो थ्रेडिंग होती है वो प्रेशर टाइट जॉइंट होती है, और स्क्वायर थ्रेड जो होती हैं वो पावर ट्रांसमिशन के लिए होती है। तो आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर प्रेशर टाइट जॉइंट एंड पावर टाइट जॉइंट। प्रेशर टाइट जॉइंट और पावर टाइट जॉइंट, पावर ट्रांसमिशन की जो थ्रेड होती है वो कौन सा इस्तेमाल? तो पाइप थ्रेड्स आर प्रेशर टाइट जॉइंट, पाइप में जो थ्रेडिंग होती है वो प्रेशर टाइट जॉइंट के लिए होती है, और जो स्क्वायर थ्रेड्स होती है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कंप्यूटर हेल्प्स इन डिजाइनिंग? कंप्यूटर हेल्प के द्वारा कैसे डिजाइन किया जाता है? कंप्यूटर इज एबल टू स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेम कैन बी रिट्रीव्ड फास्ट। कंप्यूटर इज एबल टू स्टोर lot of information and same can be retrieved fast. It performs calculation very fast. The design can be visualized on screen and any alteration made and it effects clearly seen. The optimum designs can be achieved faster and these are thoroughly tested from all angles. कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन करने में क्या हेल्प होती है? इसका आंसर है कैसे करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा स्टोर है जिसमें हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें हम इसकी जो कैलकुलेशन होती है काफ़ी फास्ट हो जाती है कंप्यूटर के द्वारा। इसकी स्क्रीन जो विजुअलाइजेशन ऑफ स्क्रीन होती है ये काफ़ी क्लियरली दिखता है, और इसके द्वारा हम काफ़ी जल्दी से जल्दी हम हर एंगल का, हर प्रकार के एंगल का हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल समथिंग अबाउट हैजॉप स्टडी? इन हैजॉप, इसको हम बोलते हैं हैजर्ड्स एंड ऑपरेशनबिलिटी स्टडी ईच एंड एवरी कॉन्सिबल प्रोसेस डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ सिस्टम हैविंग आइडेंटिकल डिजाइन इंटेंशन is thoroughly analyzed for cost and consequence and required action plan to mitigate hazards and operability problems or suggestion on the basis of available protective system. Next question है why cylinder ratio is considered in design of members? cylinder ratio के बारे में, when length of the member is increased the member may fail due to buckling even though the member is symmetrical in all respects and the load of concentric. What do you mean by allowance
in limits and fits. Allowance is limits and fits refers to a maximum clearance between shaft and hole. Next question है a wire rope is designated as 6 by 19 standard hosting. What do the number of 6 by 19 represent? Number of standards ये होता है 6 आ जाएगा और नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्टैंडर्ड तो 19 आ जाएगा। 6/19 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वायर रूप में तो ये होता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स आता है पहले फिर वाई नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्टैंडर्ड तो ये आ जाता है। आपको इसमें ये बताया गया है कि अब वायर रूप इन डिजाइनेटेड 6/19 अगर हम वायर रूप की डिजाइन करते हैं तो 6/19 की को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 6/19 का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स इंटू नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्टैंडर्ड। 6 का नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 6 और नंबर ऑफ वायर इन ईच स्टैंडर्ड मतलब 19। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई अ स्लीव इज फिटेड ऑन अ बॉल बियरिंग। आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट रिलेटिव एक्सल मूवमेंट बिटवीन द शाफ्ट एंड द बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कांस्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ R10 सीरीज ऑफ प्रेफर्ड नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 1.25। R10 सीरीज में जो हमारे पास प्रेफर्ड नंबर होता है वो 1.25 होता है। क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस अ ट्रांसमिशन शाफ्ट सब्जेक्ट टू बेंडिंग लोड्स मस्ट बी डिजाइंड। डिजाइन में जो ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए आता है वो आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। आंसर हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अगला क्वेश्चन है इन डिजाइनिंग अ क्लच प्लेट व्हाट एजम्पशन इज मेड। आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म बियर कंडीशन इज एज्यूम्ड बिकॉज इट लीड्स टू सेफर डिजाइन। क्लच प्लेट डिजाइनिंग में हमारे पास एज्यूम्पशन क्या होते हैं बनाते हैं तो यूनिफॉर्म बियर कंडीशन इज एज्यूम्ड बिकॉज इट लीड्स टू सेफर डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट। इसका आंसर हो जाएगा मास एंड स्टिफनेस। रोटेटिंग शाफ्ट के लिए क्रिटिकल स्पीड के लिए हम क्या बनाते हैं तो मास एंड स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला यूज टू गिव द नंबर ऑफ बोल्ट्स इन फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग के लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये n इक्वल टू 0.2d प्लस 3 n इक्वल टू नंबर ऑफ बोल्ट्स d इक्वल टू डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो आ जाएगा ये फार्मूला आ जाएगा n इक्वल टू 0.2d प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड। इसका आंसर होगा बाय पिच सर्किल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन while taking a turn what action differential makes। आंसर हो जाएगा एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द आउटर व्हील। बाहरी व्हील जो होता है उसकी स्पीड को अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास टर्निंग के लिए आ जाता है तो व्हाट एक्शन डिफरेंशियल मेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकाइन्स एंड गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर आर एप्लीकेबल फॉर व्हाट मटेरियल। रैंकाइन्स और गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर जो होता है वो कौन से मटेरियल में इस्तेमाल होता है एप्लीकेबल होता है। Rankines theory of failure is applicable for brittle material and Guest theory of failure is applicable is ductile material। Rankines theory of failure जो होता है applicable होता है brittle materials के लिए और Guest theory of failure जो applicable होता है वो ductile material के लिए होता है। क्वेश्चन है Rankines and Guest theory of failure are applicable for what material। Rankine theory of failure is applicable for brittle materials and Guest theory for failure is ductile material। What is the main purpose of a gearbox in a vehicle। कौन से पर्पस के लिए व्हीकल में गियरबॉक्स लगाया जाता है। टू वेरी टार्क एट रोड व्हीकल्स। जो रोड व्हीकल्स होते हैं उसमें टार्क के लिए गियरबॉक्स का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ गियरबॉक्स इज अ व्हीकल। इसका आंसर हो जाए टू वेरी द टार्क एट द रोड व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट क्या है। एंडोरेंस लिमिट और फटीग लिमिट इसको हम फटीग लिमिट भी बोलते हैं। एंडोरेंस लिमिट और फटीग लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एन मेंबर कैन विथ स्टैंडर्ड फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड एप्लीकेशंस विदाउट फेलियर व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग। व्हाट इज एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट और फटीग लिमिट is the maximum stress that a member can be stand for an infinite number of load applications without failure when subjected to completely reversed loading। Next question
फॉर टाइट लीकेज ज्वाइंट विच टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सुइटेड। टाइट लीकेज ज्वाइंट के लिए कौन सी थ्रेड का इस्तेमाल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनपीटी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पाइप थ्रेड्स का। नेशनल पाइप थ्रेड्स जो होता है वो टाइट लीकेज ज्वाइंट के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन है फॉर टाइट लीकेज ज्वाइंट विच मे ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सुइटेड, इसका आंसर हो जाएगा एनपीटी, नेशनल पाइप थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेंच वाइज हैज विच टाइप ऑफ थ्रेड्स, जिसका आंसर है एक्मी थ्रेड। वेंच वाइज हैज विच टाइप ऑफ थ्रेड, इसका आंसर है एक्मी थ्रेड। बेंच वाइज में जो हमारे पे थ्रेडिंग होती है वो होती है एक्मी थ्रेड। इस टाइप से हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड आंसर मशीन डिजाइन के कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू सी मोर such updated videos you must subscribe, like and share all the channels. Thank you.